गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए क्लास आपका 6 हम पढ़ेंगे आपका साइंस पार्ट 3 सजीवों की संरचना तथा कार्य। सजीवों की संरचना तथा कार्य, जिसमें हम कल पढ़े थे कुछ पौधों के बारे में। जड़ पढ़ा था हमने, तना पढ़ा था, ठीक है, और पत्तियों के कार्य हम पढ़ रहे थे। पत्तों के कार्य हम पढ़ रहे थे, इसमें से थोड़ा सा ही हम पढ़े थे, उसको हम आज पढ़ेंगे पूरा। देखिए पत्तों के कार्य हम फिर से पढ़ते हैं। क्या है? पत्ते प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। जो पत्ते होते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, और वो भोजन का निर्माण करते हैं। पत्तियां प्रकाश और परहरित नामक पदार्थ की उपस्थिति में जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता लेकर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। पत्तियां जो है किसकी उपस्थिति में प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, परहरित, हरी पत्तियों में तो परहरित पाया ही जाता है, परहरित, जल और कार्बन डाइऑक्साइड सब मिलकर क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं जिसमें भोजन बनता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन निष्कासित होती है। जब भोजन बनता है तो भोजन के साथ साथ ऑक्सीजन गैस भी बनता है। पत्तियों द्वारा संश्लेषित भोजन अंततः पौधे के विभिन्न भागों में मंडल के रूप में संग्रहित हो जाता है। जो पत्तियां भोजन बनाती हैं पौधों के कई भागों में क्या होती हैं? वो मंडल के रूप में संग्रहित इकट्ठा हो जाती हैं। पत्तियां जल का वाष्पोत्सर्जन भी करती हैं। जलवाष्प की क्रिया हम जानते हैं, तो पत्तियां जल को वाष्पित भी करती है, निष्कासित करती है तथा पत्तियों तक जल पहुंचाता है। जो तना है पत्तियों तक क्या करता है? जल को पहुंचाता है। पत्तियां जल का उपयोग भोजन बनाने में करती हैं। जल की अतिरिक्त मात्रा पत्तियों से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा बाहर निकल जाती है। देखिए जो जड़ होता है क्या करता है? जल को मिट्टी से अवशोषित करता है, और जड़ जो है जल जब तने को देता है तो तना ही पत्तियों को क्या करती हैं? जल पहुँचाती हैं। जो पत्तियाँ भोजन के रूप में उसका उपयोग करती हैं और कुछ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में उसका उपयोग हो जाता है। तने को जल पहुंचाने का कार्य जड़ें करती हैं। देखिए अभी कह रहा है कि जो तनों को जल कहाँ से मिलता है? तो जड़ से। पत्तियां श्वसन के लिए गैसों का आदान प्रदान भी करती हैं। श्वसन क्रिया कौन करता है पौधों में? पत्तियां करती हैं। पत्तियों की सतह पर से स्थित सूक्ष्म रोम छिद्र वायु को अपने अंदर खींच लेते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं? श्वसन क्रिया करते हैं। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। ये पौधे शुष्क जलवायु वाले स्थानों में अधिक विकसित होते हैं। देखिए कुछ पौधे की पत्तियां जो होती हैं कांटों में बदल जाती हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ पे पानी की कमी होती है। कांटेदार पत्तियां अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन को रोकती हैं। जब पत्तियां कांटेदार होती हैं तो वाष्प का जो उत्सर्जन है वो कम होता है तथा पौधों की जानवरों से रक्षा करती है। और उनको यदि कांटेदार पत्तियां हैं तो कोई जीव जंतु भी, कोई जानवर भी उसे नहीं खाते हैं। जैसे नागफली एवं बबूल के पौधे ऐसे पौधों का ही क्या है? उदाहरण है। मटर जैसे कई पौधों के पत्ते बाहर से एक धागे जैसी संरचना से निकलकर किसी सहारे के चारों ओर कुंडलित हो जाती हैं। जैसे मटर का पौधा है तो वो क्या करता है? किसी सहारे की, बहुत कमजोर होता है तो सहारे की जरूरत होती है, उसमें धागे जैसी संरचना होती है जो क्या करती हैं? चारों ओर सहारे का कार्य करते हैं। इस तरह की संरचना को प्रतान कहते हैं। प्रतान हम पहले भी पढ़े हैं कि कमजोर तनों को सहारा देने का कार्य करती है। अब आगे पढ़ना है हमें फूल और फल। फूल और फल, फूल तथा फल में हम पढ़ेंगे फूल के भाग। अब फूल के भाग में देखिए पहला है कि कह रहा है कि फूल एक डंठल पर उगता है जिसे पुष्प तंतु कहते हैं। कोई फूल है हम देखे होंगे एक डंठल पे निकला रहता है, उसे क्या कहा जाता है? पुष्प तंतु कहते हैं। इसका ऊपर का भाग फूला हुआ भाग पुष्पाधार कहलाता है। जो इसके ऊपर का भाग होता है वो क्या होता है? फूला हुआ होता है, जिसे क्या कहा जाता है? पुष्पाधार कहा जाता है।
फूल का जो फूला हुआ भाग है, जो खिला हुआ जिसमें पत्तियाँ वत्तियाँ सब रहती हैं, कली पत्तियाँ पंखुड़ियाँ रहती हैं, वो खिला हुआ भाग है, उसे कहा जाता है पुष्पाधार। पुष्प पौधे के प्रजनन अंगों को धारण करने वाला होता है। एक पुष्प के निम्नलिखित 4 भाग होते हैं। जो पुष्प होता है, पुष्प के कितने भाग होते हैं? पुष्प के 4 भाग होते हैं। देखिए, पहला है आपका बाह्यदल पुष्प। बाह्यदल पुष्प क्या है? फूल के बाहरी भाग में हरे रंग की पत्तियां होती है, जिसे बाह्यदल पुष्प कहते हैं। ये कली की सुरक्षा तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा उसके लिए भोजन का निर्माण करती हैं। जो पुष्प का बाहरी भाग होता है, जो पुष्प का बाहरी भाग होता है, उसे क्या कहा जाता है? बाह्यदल कहा जाता है, जिसे बाह्यदल पुंज कहते हैं। ये कली की सुरक्षा तथा प्रकाश संश्लेषण द्वारा उन्हें भोजन निर्माण में कार्य करती हैं। अब है दल पुंज अथवा पंखुड़ियाँ। जो पंखुड़ियाँ होती हैं, जैसे गुलाब हम देखें तो जो उसमें पत्ती जैसे लाल लाल होती है, उसको क्या कहते हैं? वो पत्ती तो होती नहीं उसकी क्या होती है? वो पंखुड़ी होती है। पत्ती तो हरी हरी जो तने में होती है उसकी। तो ये जो पंखुड़ियाँ होती हैं, ये देखिए, ये फूल को सुंदर बनाने तथा रंगीन सुंदर बनाने वाला रंगीन भाग होता है। इसकी पंखुड़ियाँ आकार में बड़ी तथा एक दूसरे से पृथक होती हैं। जैसा पुष्प होता है उस तरह की उनकी पंखुड़ियाँ भी होती हैं। अब आगे है आपका पुंकेसर। पुष्प के केंद्र भाग में छोटे छोटे वृत्त दिखाई देते हैं, जिसे पुंकेसर कहते हैं। ये धागे तंतु जैसी संरचना वाला होता है। पुष्प का जो मध्य भाग होता है, केंद्र में हम देखे होंगे कि छोटी पतली पतली एकदम धागे जैसी संरचना दिखाई देती है हमें, ठीक है। वो क्या होता है? आपका पुंकेसर उन्हें कहते हैं। पुंकेसर का ऊपर वाला फूला हुआ भाग होता है, यह फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है। अब उस पुंकेसर का जो ऊपर का भाग होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है, उसे हम पुंकेसर कहते हैं। अब परागकोश के पाउडर के समान नन्हे नन्हे कण होते हैं। आपने देखा होगा कभी कि हाथों में जब फूल सूख जाता है या फिर ऐसे भी, तो महीन महीन छोटे छोटे कण उसमें से निकलते हैं, तो वो जो क्या होता है? परागकोश होता है। नन्हे नन्हे कण भरे रहते हैं, इसे हम पराग कहते हैं। पुंकेसर पुष्प का नर भाग कहलाता है। देखिए, नर और मादा 2 भाग होते हैं, तो जो पुंकेसर है वो पुष्प का नर भाग है। अब आगे है स्त्री केसर। अंडक या स्त्री केसर पुष्प का मादा भाग होता है। मादा अंग पुष्प के केंद्र में होता है। जो मादा भाग होता है पुष्प के मध्य में होता है। इसकी आकृति कीप के प्रकार की होती है। ये 3 भाग में होते हैं। अंडक के आधार पर निकट फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, और अंडाशय में छोटी छोटी रचनाएं होती हैं, जिसे बीजांड कहते हैं। ये बीजांड अंततः बीज और फल में परिवर्तित हो जाते हैं। देखिए, जो ये भाग होता है इसका स्त्री केसर का, उसमें 3 भाग होते हैं, ठीक है। अंडक, अंडाशय और बीजांड। स्त्री केसर के ऊपरी भाग को जो फूला हुआ या चिपचिपा होता है, उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ने वाली डंठल जैसी रचना वर्तिका कहलाती है। किसको किसको? अंडाशय और वर्तिकाग्र को जो डंठल संरचना जोड़ती है, उसे क्या कहा जाता है? वर्तिका कहते हैं। फूलों में परागकण वायु कीट पतंगों द्वारा होता है। अब फूलों में पराग कैसे होता है? वायु द्वारा या फिर कीट पतंगों द्वारा। अब हम फूल के कार्य पढ़ेंगे कि फूल का कार्य क्या होता है। देखिए, पुष्प पौधे का जनन भाग होता है। परिपक्व होने पर परागकोश में परागकण स्त्री केसर पर स्थानांतरित हो जाते हैं। इस क्रिया को परागण कहते हैं। देखिए, जब परागकोश होता है, परागकोश से क्या होता है? स्थानांतरित हो जाता है स्त्री केसर पर। यह जो क्रिया है, ये क्या कहलाती है? आपकी परागण कहलाती है। इसके फलस्वरूप बीज उत्पादन आरंभ होता है। अंडाशय पककर फूल बन जाता है तथा बीजांड बीजों का निर्माण करते हैं। जब अंडाशय पक जाता है तो क्या बन जाता है? फूल बन जाता है, और उसी से क्या हो जाता है? बीजों का निर्माण होता है। फल। अब आगे हमें पढ़ना है कि फल पौधे का वह भाग होता है जिसमें बीज बंद होती है। फल में ही क्या होता है? बीज होते हैं। तो कह रहा कि पौधे का वह भाग है जिसमें बीज होते हैं। कुछ फल गुद्देदार होते हैं, जिसमें से सेब, संतरा, पपीता आदि। कुछ फल शुष्क होते हैं, जैसे सेम, चना, मटर, मूंगफली आदि।
मतलब कुछ रसीले गूदेदार होते हैं, कुछ सूखे हुए होते हैं। अब बीज आगे हमें पढ़ना है कि बीजों के सूखने पर उनमें बीज भी फलों के सूखने पर उसके बीज भी सूखने लगते हैं। चना, मटर, सरसों, धनिया, सेम, मूंगफली आदि सभी बीज हैं। बीज में एक शिशु पौधा होता है जिसमें नवजात पौधे के लिए भोजन संग्रहित होता है। देखिए, यदि जो फल रहता है वो यदि सूख जाता है, जैसे कि मटर है, मटर हमने देखा होगा इस समय मौसम में मटर मिल रहा है। यदि जब मटर का पौधा सूख जाता है, उसमें यदि फल लगा हुआ है तो उसके जो मटर हैं अंदर दाने वो भी सूख जाएंगे। उसी तरह चना में भी होता है, यदि उस सूखे हुए मटर को या चने को फिर से बोया जाता है तो एक नया पौधा बन जाता है। तो वही कह रहा है कि बीज में एक शिशु पौधा होता है, मतलब बीज में हम मानते हैं कि एक छोटा पौधा और उससे हम उगा सकते हैं। इसे नवजात पौधे के लिए भोजन संग्रहित होता है। अब है आपका मानव शरीर की संरचना तथा क्रियाएं। ये हमने पौधों के बारे में पढ़ा, जड़, तना, पत्तियां, फल और फूल। ठीक है, ये पौधों का भाग हो गया। अब आगे हमें पढ़ना है मानव शरीर की संरचना तथा क्रियाएं। मानव शरीर में बहुत सारे महत्वपूर्ण अंग होते हैं जो निम्नलिखित हैं। देखिए, फेफड़ा, गुर्दा, कान, नाक, आँख, पेट, हृदय, वृक्क, जननांग, मस्तिष्क, ये सभी अंग कुछ महत्वपूर्ण अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र आदि। मानव शरीर में विभिन्न कार्यों को करने के लिए भिन्न भिन्न अंग होते हैं। देखिए, जो मनुष्य का शरीर होता है, क्या सभी कार्य एक ही अंगों द्वारा होता है? ऐसा नहीं है। सभी कार्यों के लिए अलग अलग अंग बनाए गए हैं। जैसे देखने के लिए आँख, आँख क्या है? हम आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। सुनने के लिए कान, चलने और दौड़ने के लिए पैर आदि। कुछ अंगों को हम शरीर के बाहर देख सकते हैं, जैसे आँख, कान, नाक, हाथ, पैर आदि। कुछ जो हमारे अंग है शरीर से हमें दिखाई देते हैं बाहर, जैसे हाथ है हमारा, कान है, नाक है, इसे हम बाहरी रूप से क्या करते हैं? देखते हैं। कुछ अंग ऐसे हैं जो आँखों से नहीं दिखाई देते हैं, वे शरीर में खोखले स्थान में होते हैं। इन खोखले स्थान में क्या है? हमारा गुदा। ठीक है, देह गुदा जो होता है अंदर स्थित अंगों के आंतरिक अंग होते हैं। ठीक है, ये अंग अलग अलग कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए आपका हृदय, फेफड़ा, आमाशय, यकृत, इसे हम बाहरी रूप से नहीं देख सकते, लेकिन ये निरंतर हमारे शरीर में कार्य करते रहते हैं। मनुष्य की देह गुदा एक पेशीय पर्दे द्वारा मध्यपट डायफ्राम द्वारा 2 कक्षों में विभाजित होती है। जो हमारा गुदा होता है कितने कक्षों में विभाजित होता है? 2 कक्ष में, 2 भागों में बटा होता है। ऊपरी कक्ष को वक्ष गुदा तथा निचले कक्ष को उदर गुहा कहते हैं। वक्ष गुहा में फेफड़े और हृदय स्थित होते हैं और उदर गुहा में पाचन अंग, उत्सर्जी अंग और प्रजनन अंग स्थित होते हैं। देखिए, मानव शरीर के निम्नलिखित अंग तंत्रों से मिलकर बना होता है। जो मानव शरीर है उसमें अंग तंत्र कौन कौन से हैं? पहला हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ज्ञानेंद्रियां और प्रजनन तंत्र। अब इन तंत्रों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना है। फिर से सुन लीजिए, पहला है हमारा श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, पेशी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, ज्ञानेंद्रिया और प्रजनन तंत्र। अब पहली हेडिंग है हमारी श्वसन तंत्र। पहली हेडिंग हम पढ़ेंगे श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र, पहली हेडिंग है हमारी श्वसन तंत्र। देखिए, मनुष्य की छाती निरंतर ऊपर नीचे होती रहती है, जिससे नाक द्वारा वायु शरीर के भीतर ली जाती है और छोड़ी जाती है। नाक द्वारा क्या करते हैं? हम सांस अंदर लेते हैं और फिर छोड़ते हैं। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए लिया जाता है। जो हम जानते हैं कि हम कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, और हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो ऑक्सीजन गैस है हमारे शरीर को क्या करती है? ऊर्जा देती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ऑक्सीजन लेने तथा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। मतलब हमें
जब हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो जो ये पूरी क्रिया है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन क्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? श्वसन क्रिया कहा जाता है, श्वसन कहा जाता है। इस प्रकार नाक, वायु नली अथवा श्वसन नली व फेफड़े श्वसन तंत्र के विभिन्न अंग हैं। अब श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आ जाते हैं आपके? नाक, वायु नली, श्वसन नली, फेफड़े, ये सब अंग मिलकर क्या बनाते हैं? आपके श्वसन तंत्र। अंतःग्रहित ऑक्सीजन का प्रयोग हमारे शरीर में अवशोषित भोजन को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। यह ऊर्जा हमें प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक होती है। जो हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन क्या करता है कि जो हमारे शरीर में भोजन होता है उसे क्या करता है? भोजन को तोड़ता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ता है, जिससे उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ऊर्जा हमें प्रतिदिन रोज के कार्य करने के लिए, हमें कोई भी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। हमारी नाक की नासिका गुहा में आंतरिक धरातल पर बाल तथा श्लेष्मा झिल्ली होती है। बाल तथा श्लेष्मा झिल्ली धूल कणों तथा जीवाणुओं के लिए छलनी फिल्टर का कार्य करती है। सभी के अंदर होता है। हमारे नाक में क्या होता है? छोटे छोटे रोए होते हैं, बाल होते हैं, वो क्या करते हैं? एक छलनी की भांति कार्य करते हैं। जो धूल मिट्टी होते हैं, हम सांस लेते हैं तो वो हमारे शरीर में प्रवेश न कर पाए, वो उसी में क्या होते हैं? जाकर चिपक जाते हैं। अब जब वायु इस नासिका पथ से गुजरती है तब गर्म तथा साफ हो जाती है। इसलिए हमें धूल कणों तथा जीवाणुओं से मुक्त वायु को श्वसन तंत्र में लेने के लिए नाक से ही सांस लेना चाहिए। ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं? मुंह खोलकर भी सांस लेते हैं। तो जब हम मुंह से सांस लेते हैं तो वायु में जो जीवाणु हैं, ठीक है, और जो धूल के कण हैं, वो क्या होते हैं? हमारे शरीर के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि मुंह से नहीं, नाक से सांस लेना चाहिए। अब आगे हमारा देखिए, कह रहा है कि भोजन और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। जब भोजन और प्लस ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बनता है? ऊर्जा। ऊर्जा और प्लस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अब है आगे हमारा पाचन तंत्र। आगे है हमारा पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखिए, हमें अपने शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने हेतु ऊर्जा प्राप्त करने, शरीर की वृद्धि के लिए, रोग उत्पादन, सूक्ष्म जीवाणुओं से लड़ने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। देखिए, रोज के कार्य करने के लिए, शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, तो इन सब के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगा? भोजन से मिलता है। तो रोज हमें क्या होगा? भोजन की आवश्यकता होती है। तो मानव शरीर को ऊर्जा भोजन की पाचन क्रिया द्वारा प्राप्त होती है। देखिए, केवल भोजन हम कर लेंगे तो हमें ऊर्जा नहीं मिल जाएगी। उस भोजन के पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलता है। जब वो भोजन हमारे शरीर में पच जाता है तब हमें क्या मिलता है? ऊर्जा मिलता है। भोजन के पचने के बाद हमें ऊर्जा मिलता है। आगे देखिए, लिखा है मानव शरीर को ऊर्जा भोजन के पाचन क्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। जब पाचन क्रिया शरीर में होता है तब हमें ऊर्जा मिलता है। पाचन क्रिया वह कहलाती है जिससे कि जटिल तथा अघुलनशील भोज्य पदार्थों को सरल तथा घुलनशील अवस्था में बदला जा सके। जो जटिल हैं, जो अघुलनशील हैं, उसको सरल और घुलनशील पदार्थों में बनाना ही क्या कहलाता है? पाचन क्रिया कहलाता है हमारा, जिससे कि वह कोशिकाओं तक आसानी से पहुंच सके। जब वो घुलनशील होगा तो क्या होगा? कोशिकाओं तक, हमारे सभी कोशिकाओं तक आसानी तक पहुंच जाएगा आसानी से।
भोजन में प्रोटीन, वसा, विटामिन, मंड तथा लवण होते हैं। इन सबको हम भोजन में ग्रहण करते हैं। इसमें से प्रोटीन, वसा तथा मंड पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। जो प्रोटीन, वसा ये सब है पानी में घुलनशील नहीं होते हैं। हम भोजन अपने मुख द्वारा ग्रहण करते हैं और भोजन मुख से होकर ग्रासनली, आमाशय, लघु आंत मतलब छोटी आंत, दीर्घ आंत मतलब बड़ी आंत, मलाशय तथा गुदा से होकर गुजरता है। इन अंगों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। अब देखिए, जब हम भोजन करते हैं तो हमारा भोजन है कई अंगों से होकर गुजरता है। अब उन अंगों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा दिया हुआ है। देखिए, जैसे मुख 2 ओठों से घिरा हुआ एक आहार द्वार है। मुख क्या है? मुख में हमारे 2 होठ होते हैं, ऊपर नीचे, और यह क्या है? आहार द्वार है, मतलब एक हमारे भोजन का द्वार है। मुख से ही हम ग्रहण करते हैं। मुख के अंदर दांत और जिह्वा होते हैं। मुख के अंदर दांत होता है और जीभ होता है। दांत, एक वयस्क व्यक्ति के मुख में 28 से लेकर 32 दांत होते हैं। एक वयस्क व्यक्ति है तो उसमें कितने दांत होते हैं? 28, कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 32, 28 से 32 तक दांत हो सकते हैं। एक बच्चे के मुख में 20 से 24 दांत होते हैं। यदि छोटा बच्चा है 3-4 साल का तो उसके अंदर कितने दांत होंगे? 20 से लेकर 24 तक। बच्चे के दांत दूध के दांत होते हैं। छोटे बच्चे का जो दांत होता है कुछ महीनों बाद, 8 महीने या 10 महीने बाद उनमें से दांत निकलना शुरू हो जाता है छोटे बच्चों में। तो जो वो दांत निकलते हैं 10 महीने 8 महीने के बाद, बच्चे के पैदा होने के 10-8 महीने के बाद जो दांत निकलते हैं वो दूध के दांत होते हैं। एक आयु के बाद दांत वो क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं तथा इसके स्थान पर स्थायी दांत आ जाते हैं। जो वो दूध के दांत होते हैं वो अस्थायी होते हैं, कुछ समय बाद वो गिर जाते हैं। उसके बाद स्थायी दांत आ जाते हैं जो गिरते नहीं हैं। इस प्रकार मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक वयस्क व्यक्ति के मुंह में 32 दांत होते हैं। वयस्क मनुष्य के स्थायी दांत 4 प्रकार के होते हैं। अब वयस्क व्यक्ति का जो मुंह होता है उसमें 4 प्रकार के दांत होते हैं। 4 प्रकार के कौन कौन से दांत हैं? कृंतक। अब पहला नाम है हमारा कृंतक। दांत में पहला है हमारा कृंतक। दांत के प्रकार हम देख रहे हैं। दांत के प्रकार में पहला है हमारा कृंतक। पहला है हमारा कृंतक। देखिए, ये दांत भोजन को काटने के काम में आते हैं। कृंतकों की संख्या वयस्क व्यक्तियों में कुल 8 होती है। जो कृंतक दांत होते हैं क्या करते हैं? भोजन काटने के काम में आते हैं। और कितने होते हैं वयस्क व्यक्ति में? इनकी संख्या जो होती है 8। कितनी होती है? 8। अब है आपका रदनक। दूसरा है रदनक। दूसरा है रदनक। देखिए, ये दांत भोजन को काटने तथा फाड़ने के काम में आती है। एक मनुष्य में 4 रदनक होते हैं। यह काटने और फाड़ने दोनों के काम में आता है। काटने और फाड़ने दोनों के काम में आता है। और कितने होते हैं? 4 होते हैं। अब है अग्र चवर्णक और फिर चवर्णक। अब देखिए, अग्र चवर्णक में क्या है? ये दांत भोजन को चबाने के और पीसने के काम में आते हैं। इनकी संख्या 8 होती है। और चवर्णक में क्या है? इनका कार्य भोजन को आगे खिसकाना और पचाने लायक बनाना होता है। ये इनकी संख्या 12 होते हैं। सबसे अधिक चवर्णक है। अब है आपका जिह्वा। जिह्वा मतलब जीभ। अब देखिए, जीभ का क्या पढ़ना है? जिह्वा भोजन को लार के साथ मिलाने, भोजन को निगलने तथा भोजन के स्वाद को चखने के काम में आती है। आपसे जीभ का कार्य पूछा जाए तो जीभ क्या कार्य करती है? भोजन को लार में मिलाती है और भोजन का स्वाद बताती है। जीभ से ही हमें स्वाद पता चलता है। और भोजन को निगलने में हमारी सहायता करती है। जिह्वा बोलने में भी सहायता करती है। जिह्वा जो है हमें बोलने में भी सहायता करती है। जिह्वा में स्थित विभिन्न स्वाद कलिकाओं द्वारा स्वाद की पहचान की जाती है। देखिए, स्वाद कलिकाएं किसमें होती है? जीभ में ही होती हैं, जिससे हमें स्वाद का पता चलता है। जिह्वा के सामने वाले भाग में से मीठे, जो जीभ का सामने वाला भाग होता है उसे मीठा पता चलता है।
और फिर किनारे वाले भाग से खट्टे, जो किनारे का भाग होता है उससे खट्टा पता चलता है, और पीछे वाले भाग से कड़वे की पहचान होती है, और जो पीछे का भाग होता है उससे हमें कड़वा पता चलता है। यह मांसपेशियों से बनी होती है। जीभ भोजन को भोजन नली में भेजती है। जो जीभ होता है भोजन को क्या करता है, भोजन नली में भेजता है। ये हमारा हो गया जीभ का कार्य। जीभ बोलने में कार्य करती है, भोजन में लार मिलाने का कार्य करती है, भोजन को निगलने में सहायता कार्य करती है, और हमें भोजन का स्वाद भी जीभ द्वारा ही पता चलता है। और जीभ के में स्वाद कलिकाएँ होती हैं, ठीक है। सामने वाले भाग से मीठे का पता चलता है, बगल वाले भाग से आपको खट्टे का पता चलता है, और पीछे वाले भाग से हमें कड़वे का पता चलता है। अब है आगे हमारा ग्रास नली। ग्रास नली क्या है? यह एक लंबी नली होती है जो मुख से भोजन को अमाशय में पहुंचाती है। यह एक लंबी नली होती है जो क्या कार्य करती है, भोजन को हमारे मुख से अमाशय नली में पहुंचाती है। इसकी लंबाई 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। यह श्वसन नली के पीछे स्थित होती है। यह कहाँ होता है? श्वसन नली के पीछे स्थित होता है। ग्रास नली में भोजन टिकता नहीं है। वहाँ पे भोजन क्या मतलब कि रुकता नहीं है, तुरंत हमारे अमाशय में चला जाता है। यदि यहाँ कुछ समय के लिए भोजन रुक जाए तो असुविधा या कष्ट होने लगता है। हम जब भोजन मुख में से अंदर लेते हैं तो पेट में हमारे अंदर जाने से पहले वो ग्रास नली से होकर गुजर जाता है, वो बीच में कहीं रुकता नहीं है। यदि भोजन रुक जाए तो हमें बहुत ही कष्ट होने लगेगा। अब है अमाशय। यह एक थैली के आकार की संरचना होती है। यहाँ भोजन 3 से 4 घंटे ठहरता है। अब जो अमाशय है वो थैली के आकार का होता है और 3 से 4 घंटे तक भोजन इसमें रुकता है। इसकी ग्रंथियों से पाचक रस निकलता है जिससे भोजन छोटे छोटे कणों में बंटकर पूरी तरह मथ जाता है। अमाशय में भोजन का पाचन भली भांति हो जाता है। जो अमाशय है उसमें भोजन भली भांति पच जाता है। अब है हमारा लघु आंत मतलब छोटी आंत। यह कुंडलित नली जैसी होती संरचना होती है जो अमाशय के निचले सिरे से आरंभ होकर यू आकार लेती हुई कुंडलित हो जाती है। भोजन का पाचन तथा अवशोषण लघु आंत में ही होता है। जो भोजन का पाचन होता है वो कहाँ होता है? छोटे आंत में ही होता है। अब है हमारा बड़ी आंत। लघु आंत अंत में दीर्घ आंत में जाकर खुलती है। जो छोटी आंत है वो खुलती कहाँ है? बड़ी आंत में खुलती है। इसकी चौड़ाई लघु आंत से कम उसकी लगभग दोगुनी होती है। मतलब जो बड़ी आंत है दुगुना होता है छोटी आंत का। पाचित भोजन जल का अवशोषण इसी आंत में होता है। जो जल रूप में अवशोषण होता है वो बड़ी आंत में ही होता है। और व्यर्थ ठोस भोजन दीर्घ आंत से थैली जैसी संरचना मलाशय में धकेल दिया जाता है जहाँ से यह गुदा के रास्ते बाहर निकल जाता है। बड़ी आंत में जाने के बाद यह मलाशय और गुदा में पहुँचता है जहाँ से यह बाहर निकल जाता है। ये हो गया हमारा पाचन तंत्र। यहाँ पे हमारा पाचन तंत्र खत्म हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे परिसंचरण तंत्र। अगले वीडियो में बच्चों हमें पढ़ना है परिसंचरण तंत्र। जितना हमने आपको पढ़ाया है आप उसे अपने से फिर से पढ़िएगा और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि क्या टॉपिक कहना चाहता है। और हो सके तो एक रफली छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर आप उसका उत्तर खोजने का प्रयास कीजिएगा। एक बार पढ़िएगा फिर उसमें से छोटे छोटे प्रश्न बनाइए और उसका उत्तर आप खुद से लिखिए कि हमने पढ़ा तो इसका उत्तर क्या हो सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अब मन लगा के पढ़ते रहिए। बाय।